दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 12 अगस्त 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे मिस्र ने दिया नया प्रपोजल, हथियार डालो, गजा में जंग हमेशा के लिए करो खत्म। नेतन्याहू का अल्टीमेटम, आधा अधूरा समझौता नहीं चलेगा। नॉर्वे ने दी इसराइल को बड़ी चोट, हजारों करोड़ का दिया झटका। इटली का जबानी हमला, कहा इसराइल ने अक्ल और इंसानियत दोनों खो दी। और ईरान इसराइल में तेज हुई धमकी वाली जंग, इसराइल कार्ड्स ने खामनेई को कत्ल करने का दिया इशारा। इन हेडलाइंस के अलावा भी बहुत सी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। गजा में परमानेंटली जंग रुकवाने की कोशिशें तेज हो गई हैं, लेकिन इसके लिए हमास को एक बड़ी कुर्बानी देनी होगी। मिस्र ने गजा के मसले पर एक बड़ी और टोटल डील पेश की है, जिसमें हमास के हथियार डालने की शर्त शामिल है और तुर्की को गारंटर बनाने की बात की गई है। इन दोनों ही कंट्रीज के करीब है हमास। ये प्लान ऐसे वक्त आया है जब इसराइल ने गजा सिटी पर कब्जा करने का फैसला किया है। ये डील सीजफायर के लिए नहीं होगी, बल्कि जंग को हमेशा के लिए ख़त्म करवाने पर होगी, लेकिन हमास को इसके लिए अपने हथियार डालने होंगे। इसी शर्त की वजह से मिस्र और हमास के बीच भी टेंशन बढ़ने की खबर है या अफवाह है, इसकी कंफर्मेशन कोई नहीं। लेकिन हमास के हाथ में हथियार रहते अब इसराइल या अमेरिका बात करने को तैयार नहीं है। प्राइम शर्त यही है कि हमास को डिसआर्म होना होगा, इसराइल के लिए गजा से उठने वाला खतरा हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा, तभी कोई डील होगी। स्काई न्यूज़ अरेबिया के मुताबिक मिस्र ने हमास के सीनियर लीडर खलील अल हया को एक नया इनिशिएटिव दिया है, जिसके तहत सभी इसराइली जिंदा या मारे गए होस्टेजेस को फ़लस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया जाएगा। इसराइली फ़ौज गजा से नए नक्शे के मुताबिक पीछे हटेगी और पूरा अमल अरब अमेरिका की निगरानी में होगा। आगे चलकर हमास को मिलिट्री एक्टिविटी रोकनी होगी और हथियार डालने होंगे, एकदम से नहीं डालने होंगे। आगे चलकर तुर्की और दूसरे मीडिएटर्स इसके गारंटर होंगे कि इसराइल फिर इसे तोड़े ना, इस बातचीत को, इस डील को। इस बीच इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने साफ कहा है कि अब आधा अधूरा समझौता नहीं। उसका कहना है कि हमास ऐसी शर्तें रख रहा है जिन्हें कोई हुकूमत कबूल नहीं कर सकती, जैसे नुकबा फाइटर्स की रिहाई, लड़ाई दोबारा शुरू न करने की इंटरनेशनल गारंटी और फिलाडेल्फी कॉरिडोर से पीछे हटना। इसराइल ऐसा चाहता नहीं। नेतन्याहू आईडीएफ को गजा सिटी पर कब्जा तेजी से पूरा करने का हुक्म दे चुका है। दोस्तों, ये प्रपोजल मिस्र और तुर्की की तरफ से दबाव बढ़ाने और इसराइल के रीऑक्यूपेशन प्लान को रोकने की कोशिश मानी जा रही है। यानी गजा पर दोबारा से इसराइल का परमानेंट कब्जा ना हो, इसके लिए मिस्र और तुर्की ये प्रपोजल लाए हैं। याद रखिएगा, कल ही हमास का एक डेलीगेशन मिस्र गया था, जबकि पिछले हफ्ते ही एक और हमास डेलीगेशन तुर्की चला गया था। बातचीत की गई थी और आपको पता है कि तुर्की और मिस्र के साथ हमास के रिश्ते बहुत बेहतर हैं और वो वहाँ पर जाकर डिस्कशंस करते रहे हैं। लेकिन क्या इस बार हमास ने अपने हथियार बाद में ही सही सरेंडर करने की हरी झंडी दे दी है ताकि गजा को बचाया जा सके? अगर कब्जा हो गया तो उस कब्जे को हटाने के लिए एक नई जंग लड़नी पड़ेगी। हो सकता है यहाँ पर हमास थोड़ा सा लचीलापन दिखाए। ईरान और इसराइल के बीच बम और मिसाइल भले ही कुछ दिनों से चुप हैं, खामोश हैं, लेकिन जुबान से गोलियां अब भी चल रही हैं। और इस बार इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने सीधा निशाना साधा है आयतुल्लाह अली खामनेई पर। खुलेआम उनको कत्ल की धमकी दी गई है। मामला तब गर्म हो गया जब तेहरान के हमीद मीडिया प्लेटफॉर्म सबरीन न्यूज़ ने एक ग्राफिक जारी किया। देख रहे हैं, इसमें इसराइल के बड़े सियासी और फौजी लीडर्स की तस्वीरें और नाम छपे थे। ऊपर लिखा था टारगेट्स फॉर एलिमिनेशन, यानी कत्ल के निशाने, यानी जिन्हें कत्ल करना है, ईरान ने इनको टारगेट कर लिया है। इस लिस्ट में थे इसराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कार्ड्स, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़ामिर और आईडीएफ का चीफ रब्बी ब्रिगेडियर जनरल एयाल करीम। इन समेत कई आला अफसरान आईडीएफ के, उनके नाम और तस्वीरें इस लिस्ट में मौजूद थी। इसके जवाब में इसराइल कार्ड्स, जो कि इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर है, उसने सीधा आयतुल्लाह खामनेई का नाम लेकर धमकी दी। उसने कहा, मैं ईरान के डिक्टेटर को मशवरा देता हूं कि जब वो अपने बंकर से बाहर निकलें तो कभी कभी आसमान की तरफ देखना ना भूलें और हल्की सी भी आवाज़ पर ध्यान दें, मतलब ड्रोन वगैरह की हो सकती है। रेड वेडिंग के मेहमान उनका इंतज़ार कर रहे हैं। रेड वेडिंग का इशारा था बेरहम और सटीक बदले की तरफ, एक साफ मैसेज कि इसराइल टारगेटेड कत्ल के लिए तैयार है खामनेई के।
जिन लोगों ने मशहूर वेब सीरीज गेम्स ऑफ थ्रोन्स देखी होगी उन्हें रेड वेडिंग मालूम होगा। वॉल्डर फ्रे ने किस तरीके से स्टार्क फैमिली को बुलाकर कत्ल किया था, आप सबको मालूम है। मिडिल ईस्ट की साइकोलॉजिकल जंग में ऐसी पब्लिक टारगेटिंग नई नहीं है। इसराइल भी गजा में रेजिस्टेंस का कमांड स्ट्रक्चर पब्लिश करता रहा है, अक्सर टारगेटेड स्ट्राइक से ठीक पहले कि ये एलिमिनेट करने। फिलहाल ईरान और इसराइल दोनों तरफ से अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि धमकियों के साथ पब्लिक मैसेज भी जारी हो रहे हैं ताकि सामने वाला जान ले कि अगला वार कहां और किस पर हो सकता है। नॉर्वे ने गजा के लिए इसराइल को बड़ी चोट दी है और हजारों करोड़ डॉलर्स का नुकसान किया है। नॉर्वे का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा फंड भी है, उसने इसराइल की कई कंपनियों से अपने पैसे निकाल लिए हैं। वजह है गजा में इसराइल का जारी कत्लेआम और वेस्ट बैंक में हो रहे जुल्म। 1.9 ट्रिलियन डॉलर का ये फंड, जिसे ऑफिशियल तौर पर नॉर्गेस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट यानी NBIM कहा जाता है, उसने ऐलान किया है कि उसने इसराइल की 11 कंपनियों में से अपना इन्वेस्टमेंट यानी निवेश बेच दिया है। ये वो कंपनियां हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बेंचमार्क इंडेक्स में शामिल नहीं थी। इसके साथ ही इस फंड ने इसराइल में मौजूद तमाम एक्सटर्नल मैनेजर्स से भी सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला किया है। NBIM के CEO ने कहा कि ये कदम गैर मामूली हालात में उठाया गया है। गजा में हालात बेहद संगीन इंसानी बहरान की शक्ल ले चुके हैं। हम जिन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे थे वो ऐसे मुल्क में काम कर रही हैं जो जंग लड़ रहा है, और वेस्ट बैंक और गजा में हालात हाल ही में और बिगड़े हैं। वहाँ जुल्म हो रहा है, हम अपना पैसा वहाँ नहीं लगा सकते। जून के आखिर तक इस फंड के पास इसराइल की 61 कंपनियों में हिस्सेदारी थी, जो अब सिफर हो गई है। इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने इसराइल को बेलिबास करके रख दिया है। गुइदो क्रोसेट्टो, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइल की हुकूमत ने गजा के मसले पर अपनी अक्ल और इंसानियत दोनों खो दी है। उन्होंने साफ इशारा दिया कि इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल सैंक्शंस पर भी गौर हो सकता है। क्रोसेट्टो ने कहा कि जो हो रहा है वो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। ये एक फौजी ऑपरेशन में होने वाला मामूली नुकसान नहीं बल्कि कानून और हमारी तहजीब की बुनियादी कदर को मिट्टी में मिला देने जैसा है। उन्होंने कहा कि इटली ह्यूमैनिटेरियन मदद के लिए वादे पर कायम है, लेकिन अब हमें सिर्फ अल्फाजी मजम्मत से आगे बढ़कर ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जो नेतन्याहू को होश में लाने पर मजबूर कर दे। कुछ खबरें यहाँ से। एमनुअल मैक्रों भी एक बार फिर से भड़के इसराइल पर, और उन्होंने कहा कि अगर गजा पर और हमले बढ़ाए गए, गजा पर कब्जे का जो सनकी का मंसूबा है उसे और बढ़ाया गया, तो ये एक डिज़ास्टर साबित होगा। खुद इसराइल भी इसमें बर्बाद होगा। गजा में जो कत्लेआम होगा सो होगा। मैक्रोन ने जो कहा है मैं सुन लीजिए, बता देता हूँ। फ्रांस के सदर एमनुअल मैक्रोन ने इसराइल के उस ऐलान की सख्त मजम्मत की जिसमें गजा सिटी और अल-मवासी कैंप्स में फ़ौजी कार्रवाई बढ़ाने और दोबारा कब्ज़ा करने की बात कही गई थी। अभी कंट्रोल में है IDF के, गजा कब्ज़े में नहीं है। वो कब्ज़ा कि हमारा ही झंडा चलेगा, हमारी मोहर चलेगी, हमारे ही लोग अपॉइंट होंगे, वो वाला कब्ज़ा जो पहले हुआ करता था, जहाँ यहाँ गजा में भी सेटलमेंट्स हुआ करते थे। फिर जब हमास से इलेक्शन जीता और कुछ ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा फतेह के साथ, तब IDF को यहाँ से निकलना पड़ा। खैर वो सब आपको पता है, नहीं पता है तो किसी दिन हिस्ट्री वाली स्टोरीज़ बनानी शुरू कर देते हैं। खैर दोबारा कब्ज़ा करने की जो बात की गई है, मैक्रोन ने इसे एक पहले से अंदाज़ा लगाई जाने वाली बेमिसाल सख्ती की तबाही, बेमिसाल बड़ी तबाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि मचेगी ही मचेगी। फ्रेंच न्यूज़ ब्रॉडकास्टर है BFM TV, उससे बातचीत में एमनुअल मैक्रोन ने कहा इसराइली कैबिनेट का गजा सिटी और अल-मवासी कैंप में ऑपरेशन बढ़ाना और वहां दोबारा कब्जा करना एक बड़ी तबाही बन सकता है और हमेशा चलने वाली जंग की तरफ सीधे ये जा सकता है, यानी ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी। मैक्रोन ने कहा इस स्ट्रेटजी के पहले शिकार इसराइली होस्टेजेस और गजा के लोग ही होंगे, यानी होस्टेजेस भी मारे जाएंगे। मैक्रोन ने एक बार फिर फौरन और हमेशा के लिए जंग रोकने की अपील की। कहा कि हम ये जंग अभी ख़त्म करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये जंग रुक जाए और एक परमानेंट सीज़ फायर हो जाए। अच्छा सर, ये तो हो गई बात। तो क्रेडल की एक न्यूज़ मैंने परसों पढ़ी और मुझसे कल से उस पर सवाल हो रहे हैं। मैं अभी इस पर आपको पूरी खबर नहीं दे रहा, लेकिन
میں اس کے لیے الگ سے پروگرام بناؤں گا. اس خبر کے لیے لوگ جو سوال کر رہے ہیں کہ بھائی سعودی عرب اسرائیل کو جہاز بھیج رہا تھا ہتھیار بھر کے اور وہ جہاز پکڑا گیا ہے، یہ کیا دوغلا پن ہے سعودی عرب کا. میں نے کل ایک نیوز چینل دیکھا، ہمارے یہاں کا اردو کا نیوز چینل ہے، ٹی وی نیوز چینل، یوٹیوب نہیں. اس کے بھی لوگ وہی لوگ ہیں جو ہمارے یہاں نفرت پھیلاتے ہیں، اس کے مالکان وہی ہیں. تو انہوں نے، یا اسی سوچ کے انہوں نے بھی وہی کہا، غداری یہ وہ. آپ کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے؟ میں الگ سے ایپیسوڈ بناؤں گا. لیکن دا کریڈل کی وہ خبر کہتی ہے، میں آپ کو ہیڈ لائن پڑھ کر سنا رہا ہوں اور اسی سے سمجھیے گا. اٹالین ڈاک ورکرز بلاک پیسج آف سعودی شپ کیرنگ آرمز فار اسرائیل. اٹلی کے ڈاک ورکرز، بندرگاہ پر جو لوگ کام کرتے ہیں، انہوں نے سعودی عرب کے ایک جہاز کو روکا، اسے آگے بڑھنے نہیں دیا، اور اس جہاز میں ہتھیار لدے ہوئے تھے جو اسرائیل چاہ رہے تھے. اس ہیڈ لائنز کے کئی معنی نکل سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لوگ ہیڈ لائنز پڑھتے ہیں، خبریں نہیں. خبر میں آپ کو بتاؤں گا، تبھی تو ڈیٹیل میں دیتا ہوں آپ سمجھ سکیں. آپ کسی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، کسی کو بھی اپوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو صحیح چیز پتہ ہونی چاہیے. بالکل. میں آپ کو یہ خبر ایران کے حوالے سے دکھاؤں گا. مزے کی بات یہ ہے، تو آپ کے لیے سچ جاننا بہتر ہے. ابھی یہ جو ایجنڈا، یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ یہ ہیں، یہ ان کی وجہ سے غداری، ان کی نامردی ہے. حقیقت کی دنیا میں رہنا شروع کریے. میں پھر وہی کہتا ہوں، بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہے. ابھی آپ لوگوں کے بیچ یہ کرایا جا رہا ہے، اور یہ وہ والا نہیں ہے بھائی بھائی والا، یہ والا ہے. تو اس خبر کی چیر پھاڑ کریں گے، پوسٹ مارٹم کریں گے، اور اچھا سا آپ کو شو بنا کر دکھائیں گے. فی الحال خبریں تو بہت ہیں لیکن وقت کم ہے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.